एक हवेली में रक्षा देवी नाम की एक औरत अपने बेटे सूरज और पति गजानन के साथ रहती थी। एक दिन गजानन बहुत बीमार हो जाता है और वो अपनी पत्नी और बेटे को बुलाकर उनसे वचन लेता है कि सूरज की शादी उसके दोस्त की लड़की नीमू के साथ करवा दें। सूरज और रक्षा देवी ने नीमू को कभी भी देखा नहीं होता है। जब वो देखते हैं नीमू को तो चौंक जाते हैं, पर उनके आगे शादी करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। फिर आगे जाकर सूरज और नीमू की शादी भी हो जाती है। सूरज और रक्षा देवी नीमू को पसंद नहीं करते थे, पर उस हवेली में एक बच्चा होता है जो उनको नीमू को स्वीकारने के लिए मजबूर कर देता है। हवेली के कमरे में बीमार गजानन लेटा हुआ होता है और उसके पास रक्षा देवी और सूरज बैठे हुए होते हैं। रक्षा देवी गजानन को गोलियां देने लगती है। जी लीजिए, गोलियां खा लीजिए। नहीं रक्षा, मुझे कोई गोलियां नहीं चाहिए, तुम बस मेरा एक काम कर देना। वो क्या है भला? तुम अपने सूरज का ब्याह मेरे दोस्त रामनाथ की लड़की नीमू से करवा देना। बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं? मैंने उस नीमू को तो देखा तक नहीं है। हाँ, बराबर बोल रहा है वो कैसी भी हो, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तभी सारी जायदाद तुम्हें मिलेगी। ये क्या है जी? शादी कर लेना नीमू से। और गजानन ये कह के मर जाता है। फिर एक दिन सूरज की माँ और सूरज नीमू के घर जाते हैं। किसी को भी बिना बताए वो सूरज और नीमू की शादी तय कर देते हैं। सूरज और उसकी माँ नीमू के घर आते हैं तो वहां पर सिर्फ नीमू की माँ ही थी। जैसा कि तय हुआ था कि घर में ही किसी को बिना बताए शादी करवानी थी। सूरज और उसकी माँ नीमू के घर आते हैं। नीमू की माँ ने वहां सारी तैयारियां करवा ली थी। पंडित भी आके बैठा होता है। आइए आइए बहन जी, आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? जिंदगी में बिन बुलाए तकलीफ आने वाली है, और हमें क्या आने में तकलीफ होगी? जी मैं कुछ समझी नहीं। कुछ भी नहीं। आप जल्दी से लड़की को बुला लीजिए, हमें जल्दी वापस निकलना है। जी मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। नीमू की माँ अंदर उसे बुलाने जाती है। थोड़ी देर में साड़ी पहनकर एक नाटी सी लड़की आती है। उसे देख रक्षा देवी कहती है, अरे छोटी, तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? अच्छा वो जाने दो, जाओ अपनी दादी को बुलाकर लेकर आओ। तभी पीछे से नीमू की माँ आती है और कहती है, अरे बहन जी, यही तो है नीमू। जैसे ही ये बात सूरज और उसकी माँ सुनते हैं, उनके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर नीमू की तरफ देखते हैं। फिर भी कोई इलाज तो था नहीं। सूरज कैसे तो नाटक करते करते शादी कर लेता है। पंडित उनकी शादी करवा देता है। फिर विदाई का समय आता है तो नीमू की माँ उसे गले लगाने जाती है, पर नीमू बहुत ही नाटी होती है तो फिर उसकी माँ उसको एक स्टूल ला कर देती है। फिर नीमू को उसकी माँ उसके ऊपर चढ़ा देती है और फिर नीमू की माँ नीमू को गले लगाती है। गले मिलने के बाद नीमू स्टूल से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है। उसे उतरने में परेशानी हो रही थी तो फिर सूरज उसे उठाता है और नीचे रख देता है। फिर वो सब वहां से निकलते हैं और हवेली आ जाते हैं। हवेली में आते ही वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही बहुत तेज हवा आती है। रक्षा देवी कहती है, पता नहीं अब ये सब क्यों हो रहा है। हम कोई बड़ी आफत तो घर नहीं लेकर आए हैं। नीमू की तरफ देखते हुए सूरज की माँ ये बात कहती है। फिर सूरज गुस्से में वहां से चला जाता है और ऐसे जाते देखकर नीमू रक्षा देवी से कहती है, माँ जी ये कहाँ चले गए? मुझे क्या बताकर गया है जो मुझसे पूछ रही है? अरे माँ जी, मैं कहाँ रहूं? रह ले कहीं भी, इतनी बड़ी हवेली है और वैसे भी तुझे जगह ही कितनी लगेगी, कुर्सी में भी सो सकती है। रक्षा देवी भी गुस्से से वहां से चली जाती है। नीमू इधर उधर देखती है तो उसे बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है। फिर वो वहीं सोफे पर बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है।
थोड़ी ही देर में उसे उसके पास से किसी के गुजरने का एहसास होता है और जैसी वो आंख खोलती है वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो उठकर यहां वहां देखने लगती है तो उसे एक छोटा सा बच्चा दौड़कर जाता हुआ दिखाई देता है। नीमू उसके पीछे पीछे जाती है। वो सीढ़ियों पर भागने लगता है। नीमू जैसे ही उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है तो उसके पैर कम पड़ जाते हैं। जैसे तैसे वो चढ़ ही रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ जाती है और बीच में एक सीढ़ी पर वो रुक जाती है। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठती है और फिर से वो देखती है कि वही लड़का ऊपर है जो दिखने में थोड़ा सा अजीब है। वो उसे देख के हंसने लगता है और उसे चिढ़ाता है और अपनी तरफ आने का इशारा करता है। फिर ये देखकर नीमू यहां वहां देखती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो उठती है और फिर से उस बच्चे के पीछे जाने लगती है। फिर वो जैसे तैसे ऊपर तो पहुंच जाती है लेकिन बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। वो देखती है कि वो बच्चा सीढ़ियों के अब नीचे होता है। नीमू नीचे आती है तो वो बच्चा ऊपर होता है। फिर नीमू ऊपर जाती है तो वो बच्चा नीचे होता है। ऐसा कम से कम 4 से 5 दफा होता है। अब नीमू बहुत ज्यादा थक जाती है और फिर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, कौन हो तुम और क्यों मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल खेल रहे हो? तब उसे फिर से हंसने की आवाज आती है। नीमू सब जगह देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। फिर उसे आवाज आती है, ए नाटी, यहाँ वहाँ कहाँ देख रही है? ऊपर देख, ऊपर। नीमू ऊपर देखती है तो वो बच्चा ऊपर पंखे पर बैठा होता है। नीमू डर जाती है। तुम वहाँ कैसे गए? तभी वहां रक्षा देवी आती है और नीमू पर जोर से चिल्लाती है और कहती है, ओ महारानी, आराम हो गया हो तो थोड़ा चाय पानी बना लेगी क्या? जी माँ जी। अरे पर तुझे तो किचन के ऊपर का कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तभी वहां पे सूरज आता है और कहता है, अब तो माँ को किचन की सीढ़ियां भी बनानी पड़ेंगी। इसके बाद वो दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और नीमू मायूस हो जाती है। तभी वो बच्चा नीचे उतरता है जो नीमू के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो बच्चा एक प्लग में एक वायर लगा देता है और वो वायर रक्षा देवी के हाथ में दे देता है और बटन चालू कर देता है और फिर रक्षा देवी को जोर का शॉक लगता है और वो हिलने लगती है। ये देखकर नीमू हंसने लगती है और सूरज चिढ़ जाता है। अरे ओ नाटी, मेरी माँ को तकलीफ हो रही है और तू हंस रही है। अरे तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। इसके बाद सूरज अपनी माँ को पकड़ लेता है तो उसे भी जोर का झटका लगता है और वो भी वैसे ही हिलने लगता है। वो देखकर नीमू डर जाती है और कहती है, कौन कौन हो तुम? छोड़ दो उन्हें, क्यों ऐसा कर रहे हो? इसके बाद वो बच्चा अलग ही रूप में आता है। वो कोई साधारण बच्चा नहीं होता बल्कि भूतिया बच्चा होता है। फिर वो उन दोनों को शौक रुकवा देता है। उसको भूतिया रूप में देखकर सब डर जाते हैं। कौन हो तुम? मैं हूँ इस नाटी का रक्षक। क्या मतलब? मतलब कि मैं इस नाटी औरत का बच्चा हूँ और मैं भी बड़ा नहीं हो पा रहा था। मुझे और मेरी माँ को मेरी दादी ने मार दिया था क्योंकि उसको हमारी वजह से शर्म आती थी। तब से मैं ऐसे ही नाटी औरतों की मदद करता हूँ। अगर तुम दोनों ने उसे जरा भी तकलीफ दी तो तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, हम इसे कोई तकलीफ नहीं देंगे। और तू बुढ़िया? मैं भी नहीं दूंगी। मेरी बेटी की तरह रखूंगी उसे। बस हमें कुछ मत करना। ए नाटी, अब तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। खुशी खुशी रह लेना। बच्चे की बात सुनकर नीमू मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे मानूं? स्टूल ले, उस पर खड़ी हो और हाथ जोड़। फिर वो बच्चा और सभी हंसने लगते हैं। फिर वो नीमू से कहता है, बस ऐसे ही हंसते रहो सब। चलो मैं निकलता हूँ, किसी और नाटी को मेरी जरूरत है। और देखते ही देखते वो बच्चा गायब हो जाता है।
और फिर सूरज, नीमू और उसकी माँ हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।